यही कुछ समय पहले की बात है। सुभाष की नौकरी लगते ही कुछ ही दिनों में उसके माँ पिताजी उसकी शीतल नाम की लड़की से शादी करवाते हैं। सुभाष सरकारी नौकरी करता था, लेकिन वो बड़ा ही कंजूस इंसान था। शादी के बाद एक दिन शीतल, सुभाष आज तो आपको छुट्टी है ना, तो क्यों ना हम बाहर घूमने चले, पिक्चर देखेंगे और बाहर ही खाना खाएंगे। नहीं नहीं शीतल, ये तुम क्या कह रही हो? बाहर घूमना, पिक्चर जाना, बाहर का खाना खाना, कितने पैसे खर्च होंगे इन सब में। क्या जी, कभी कभी तो लगता है कि हमारी नई नई शादी हुई ही नहीं है। अरे शीतल, बाहर घूमने से या बाहर खाना खाने से थोड़ी लगता है कि हमारी शादी हुई है। मुझे दिन भर कितना बोर होता है, और तो और काम करते करते मैं थक भी जाती हूँ। आप तो ऑफिस चले जाते हो। शीतल, अगर हम बाहर घूमेंगे तो तुम और थक जाओगी। तुम घर में ही आराम कर लिया करो। हाँ हाँ, बस इतना ही सुनना बाकी था। अब शीतल को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे हमेशा से बाहर घूमना, मस्ती मजा करना, यही सब पसंद था। लेकिन शादी के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी, क्योंकि सुभाष बड़ा ही कंजूस इंसान था। वो हर चीज को ना कहता। उसकी लिस्ट में हमेशा सस्ती चीजों का मोल होता था। दिन बीतते गए। अब शीतल ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मोहित। मोहित बड़ा ही सुंदर और होशियार लड़का था। वो स्कूल में भी हमेशा अव्वल आता था, लेकिन उसकी पढ़ाई में भी कई बार सुभाष की कंजूसी बीच में आ जाती। जो स्कूल में कोई भी फंक्शन हो या कोई ट्रिप, उसे किसी में हिस्सा लेने की परमिशन नहीं होती थी। अब शालिनी के साथ साथ मोहित भी अपने पिताजी के कंजूसी से परेशान हो गया था। एक दिन मोहित अपनी माँ से, माँ, तुम्हें पता है हमारी स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट में मेरा फर्स्ट नंबर आया है और मुझे मुंबई शहर में आगे की कंपटीशन के लिए भी चुना गया है। अरे वाह मेरे बच्चे, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन तुम इतने उदासी के साथ मुझे क्यों यह बता रहे हो? अरे माँ, खुश होकर कैसे बताऊँ? तुम्हें तो पता है कि पापा इस बात से बिल्कुल मना कर देंगे, क्योंकि जाने के लिए तो पैसे लगेंगे ना। नहीं बेटा, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल मना नहीं करेंगे, देख लेना। शालिनी सुभाष से बात करती है, लेकिन मोहित का डर बिल्कुल सही था। सुभाष ने आज फिर से शालिनी और मोहित को इस बात से भी बिल्कुल मना कर दिया। मोहित इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। दिन बीतते गए। सुभाष के कंजूसी के कारण मोहित को अपने हाथों से कई सारे मौके गंवाने पड़े। अब धीरे धीरे कर मोहित डिप्रेशन में जाने लगा और अचानक से इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में ही मोहित सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। ये देख सुभाष। मोहित, ये सब क्या है? आज तुम्हारे कॉलेज से मुझे फोन आया था कि तुम सारे सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो। मोहित कुछ कहे बिना ही एक जगह खड़ा रहकर अपने पिता की बात सुन रहा था कि तभी सुभाष ने मोहित को एक जोर से चपट लगाई। ये देख शालिनी मन ही मन बहुत घबरा जाती है और वो बीच में आकर, ये आप क्या कर रहे हो? इतने बड़े बेटे पर कोई हाथ चलाता है क्या भला? और क्या करूं शालिनी, इसने तो पूरे ऑफिस के सामने और पूरे समाज के सामने मेरी नाक कटवा दी। अब बस भी कीजिए। मोहित, मोहित तो अपने कमरे में चला जा बेटा। बेटा किसे कह रही हो तुम? इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। शालिनी, अब लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? मैंने इसकी फीस भरी है, अब फिर से 1 साल की ज्यादा फीस भरनी होगी। मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा शालिनी। बस भी कीजिए आप। आज भी आपको समाज की और अपने पैसों की पड़ी है ना कि मेरे बेटे की। अरे उसका भी तो कुछ सोचिए ना। कभी आपने सोचा है उसके बारे में? उसका क्या सपना था, कुछ सोचा है? बिल्कुल नहीं। आपको तो सिर्फ आपका पैसा चाहिए, पैसा। और फेल होने के बाद मैं उससे बात करूंगी इस बारे में। आप शांत हो जाइए। मोहित अपने पिताजी की सारी बातें सीढ़ियों से अपने कमरे में जाते जाते सुन लेता है। वो आज इतना ज्यादा स्ट्रेस में था कि वो अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगा। अपने बिस्तर पर, घर की दीवार पर अपना सिर जोर जोर से पटकने लगता है कि अचानक वो मन ही मन, नहीं नहीं, मुझे अब जीना ही नहीं। मैं यहीं पर अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा, चाहे जो हो। पिताजी को तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। पैसा कमाते रहे और पैसा बचाते रहे पूरी जिंदगी। अब मैं और नहीं सह सकता। अब मोहित अपनी खुद की जान लेने की सोचता है कि तभी उसकी नजर चूहे मारने की दवा पर पड़ती है और वो उसे निकालकर खा लेता है। जैसे ही वो दवा खाता है तो उसे चक्कर आने लगे और वो जोर से नीचे गिर जाता है। तो शालिनी और सुभाष भागते हुए मोहित के कमरे में जाते हैं।
तो देखते हैं कि मोहित नीचे गिरकर तड़प रहा है। सुभाष झट से एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन ट्रैफिक के कारण एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती। तो सुभाष भागकर ऑटो वाले को बुलाकर लाता है और मोहित को अस्पताल लेकर जाता है और डॉक्टर भी उसका तुरंत इलाज करवाते हैं। अब डॉक्टर बाहर आकर, कैसे माता पिता हो आप लोग? आपके बच्चे ने चूहे मारने की दवाई खा ली थी और थोड़ी देर हो जाती तो बच्चा जान से चला जाता आपका। डॉक्टर की बात सुनकर शालिनी पूरी तरह से चकरा जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी सुभाष मोहित के पास जाकर, मोहित, मैंने तुझे ऐसा क्या कहा कि तूने ये कदम उठाया? आखिर साबित क्या करना चाहता है तू? ये आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा तो समझिए मेरे बच्चे को, अस्पताल में है वो, कम से कम उसे ठीक तो होने दीजिए। हाँ हाँ, इसे तो सिर्फ मेरे पैसे खर्च करना आता है, कमाना ना धमाना। इसी बात के कारण मैंने ये सब किया है पिताजी। मैं MBBS की पढ़ाई करना चाहता था और आप हो जो ज्यादा खर्चा होगा तो इंजीनियरिंग कर ले। मेरा मन नहीं लगता इंजीनियरिंग में पिताजी। हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हो। आप और आपकी कंजूसी के कारण आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बन पाया। हमेशा वो 2 ड्रेस पहनकर जाना जिससे सभी लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन आपको क्या? और हाँ, रही पढ़ाई की बात, तो मुझे बचपन से साइंस में रुचि थी, लेकिन आपके कारण मैं कुछ नहीं कर पाया। कम से कम मैं अब आपसे दूर चला जाता तो आप सुकून से तो रह पाते और अपना बैंक बैलेंस बना पाते। माँ को तो आपकी कंजूसी की आदत पड़ ही चुकी है, लेकिन मुझे नहीं। मैं परेशान हो चुका हूँ पिताजी आपकी ये कंजूसी से। मोहित की बातें सुनकर सुभाष की आंखों से पानी आ जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोते रोते बाहर चला जाता है। तो शालिनी उसके पीछे पीछे चली जाती है और सुभाष के कंधे पर हाथ रख देती है। शालिनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कंजूसी मुझे ये दिन दिखाएगी। मुझे माफ कर दो शालिनी, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण तुम्हें घुट घुट कर जीना पड़ा और मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ हुई। जो हुआ सो हुआ जी। अब हम इन सारी बातों को भूल जाएंगे और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। नहीं शालिनी, अब मेरी कंजूसी तुम दोनों के सपनों के आड़ कभी नहीं आएगी। अब मेरा बेटा MBBS ही पढ़ेगा। भला ही उसका 1 साल चला गया हो, लेकिन अब वो उसकी इच्छा से ही पढ़ेगा। अपने आंसू पोंछ सुभाष मोहित के पास चला जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। तो वो भी अपने पिता की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। धीरे धीरे कर सुभाष अपनी कंजूसी की आदत को बदलने लगा और कुछ ही सालों में मोहित अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर उसमें भी गोल्ड मेडल लाता है और सुभाष वो मोहित के सपने पूरे करने के लिए उसकी पूरी मदद करता है। एक बड़ा सा अस्पताल खोलने के लिए उसकी मदद करने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम के गांव में विश्वनाथ अपनी पत्नी काशी, 2 बेटे राजन और मोहन, 2 बहू रजनी और मोहिनी के साथ खुशी खुशी रहता था। उसके दोनों बेटे बहुत ही मेहनती और पढ़े लिखे थे। एक अपनी पत्नी के साथ खेत में काम करता और दूसरा अपनी पत्नी के साथ खेत में से निकली सब्जियां बेचता था। पढ़े लिखे होने के बावजूद दोनों भाई अपने पिताजी के शब्दों के बाहर नहीं थे। दोनों खेती के ये काम खुशी खुशी करते थे और उनकी पत्नियां भी उन्हें सब काम में मदद करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस गांव में हर कोई उनका उदाहरण अपने बहू और बेटों को देता था। साथ ही कुछ लोग उन पर बहुत जलते भी थे। उन पर जलने वालों में एक राजलक्ष्मी भी थी, जो मोहन की चचेरी मासी थी। एक दिन राजलक्ष्मी काशी से, अरे वाह काशी, तुम्हारे बेटे और बहुएं तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ बहन, मुझे बहुत ही अच्छे परिवार वाले मिले हैं। सब एक दूसरे का साथ देते हैं। हाँ भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात बोल दूं काशी, जरा अपनी बहुओं की ओर ध्यान देना, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है। राजलक्ष्मी, ऐसे क्या बात कर रही हो? मेरी दोनों बहुएं तो एक दूसरे के साथ बहनों जैसी रहती हैं। हाँ हाँ, सुना मैंने और देखा भी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी छोटी बहू बाजार जाती है और सारा पैसा भी उसी के पास आता है, क्योंकि उसका पति और वो दोनों मिलकर सब्जी बेचते हैं और बड़ी बहू और बेटा दिन भर खेत में काम करते रहते हैं। राजलक्ष्मी, एक बात ध्यान रखना, आज ये बात मेरे पास की है। अगर किसी के पास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा छोटा बेटा और बहू घर आने के बाद सारा हिसाब किताब
अपने बड़े भाई को बताते हैं। राजलक्ष्मी बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। राजलक्ष्मी काशी के परिवार पर बहुत जलती थी और इसीलिए उनमें झगड़ा लगाना चाहती थी, लेकिन काशी ने उसकी एक न सुनी बल्कि उसी को खरी खोटी सुना दी। अब राजलक्ष्मी बड़ी बहू के पास जाती है। रजनी, क्या कर रही हो? अरे इतना काम करोगी तो थक जाओगी, थोड़ा आराम भी किया करो। अरे मौसी, आप कब आई? आइए ना, अंदर आइए। अरे नहीं, बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ आकर। तुम्हारी राह देखी, तुम आई नहीं इसलिए सोचा चलो खेत में ही जाकर मिल लूं। बहुत अच्छा किया मासी। आइए यहाँ पर, पेड़ के नीचे बैठते हैं। एक बात बोलूं बहू, जरा खुद की ओर भी देखो। पढ़ी लिखी होने के बावजूद इस खेत में काम कर रही हो, और वो कौन मासी? अरे वही मोहिनी, आराम से दिन भर दुकान पर बैठकर सब्जियां बेचती है। इतना ही नहीं, पैसों में भी झोलझाल करती ही होगी। आखिर उसी के पास ही तो आता है सब पैसा। रजनी पढ़ी लिखी होने के कारण उसे समझ में आ जाता है कि मासी मोहिनी और उसमें झगड़ा लगाना चाहती है, क्योंकि सभी जानते थे कि राजलक्ष्मी उन पर कितना जलती है। रजनी बहुत ही सरल स्वभाव और कम बात करने वाली लड़की थी और इसी कारण वो राजलक्ष्मी की बातों को टालते हुए कहती है, अरे मासी, आपको देर हो रही होगी, ज़रा रुकिए, मैं अब भी आपके लिए कुछ सब्जियां लेकर आती हूँ। राजलक्ष्मी मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके खुद से ही, अरे ये भी अपनी सास की तरह ही निकली, जो कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं। चलो एक काम करती हूँ, मोहिनी के पास चलती हूँ। रजनी राजलक्ष्मी को कुछ सब्जियां लाकर देती है। सब्जियां लेकर राजलक्ष्मी मोहन के सब्जियों की दुकान पर जाती है। दुकान पर इतनी भीड़ देखती है कि मोहन और मोहिनी का चेहरा भी उसे नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए दूर से ही आवाज़ देकर, मोहन, अरे ओ मोहन, मोहिनी, अरे ओ मोहिनी, जरा देखो तो मेरी ओर। अरे मौसी, आओ आओ, कैसी है आप? बहुत अच्छी हूँ, सोचा आप सबसे मिल लूँ इसीलिए आई थी, लेकिन तुम दोनों को कहाँ फुर्सत। बेचारे दिन भर मेहनत करते हो और उसकी किसी को कदर भी नहीं। खुद की ओर देखने का भी वक्त मिलता है या नहीं तुम्हें क्या पता। और तुम्हारी वो बड़ी जेठानी और जेठी तो देखो, वो तो बड़े आराम से जब मन चाहा तब काम किया और जब मन चाहा तब पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया। तुम दोनों को तो देखो, पूरा दिन काम करते रहते हो। अरे मौसी, काम है तो करना ही पड़ेगा। अरे ऐसे नहीं, सिर्फ काम ही मत किया करो, कुछ ना कुछ पैसे अपने लिए भी साइड में रख दिया करो ताकि तुम्हारे कुछ काम आ सके। और खुद को भी तो वक्त दिया करो, तुम अकेले ही बहुत मेहनत करती हो, इसीलिए मैंने बता दिया। अब सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाने दो। मोहिनी बहुत ही चालाक और बोलने में तो राजलक्ष्मी से भी ज़्यादा तेज थी। मोहिनी राजलक्ष्मी की चाल एक सेकंड में ही जान जाती है। राजलक्ष्मी की बहू और बेटो दोनों ही एक बहुत बड़े कंपनी में अफसर है, पर वो दोनों राजलक्ष्मी से बिल्कुल भी बात नहीं करते। इसीलिए राजलक्ष्मी विश्वनाथ के परिवार पर बहुत ज़्यादा जलती है और इसीलिए वो मोहिनी के कान भर रही थी। अरे मासी, मैंने सुना है कि इस साल भी आपके बहू और बेटों को दिवाली पर घर आने का वक्त नहीं मिला। अरे इतना भी क्या काम कि अपने परिवार को ही वक्त न दे पाए। अरे परिवार को छोड़ो, वो दोनों खुद के लिए भी वक्त दे पाते हैं या नहीं मासी? राजलक्ष्मी को मोहिनी की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और राजलक्ष्मी को अपनी गलती समझ आती है, लेकिन उसी के साथ उसे और भी ज़्यादा जलन होती है क्योंकि वो सास और बहू तीनों के पास जाती है। उसने सबके कुछ ना कुछ कान भरे, लेकिन फिर भी उसकी बातें किसी ने नहीं सुनी, बल्कि उसे ही सुना दिया और वो विश्वनाथ के परिवार की नींव तक नहीं हिला पाई। शाम के वक्त विश्वनाथ के परिवार वाले एक साथ बैठकर राजलक्ष्मी मासी के बारे में बातें करते हैं और हंसी मजाक में अपनी रातें बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी प्रयास करे हमारा परिवार तोड़ने का, हमें किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने परिवार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए ताकि सभी एक साथ खुशी खुशी रह सके। 19 साल का धीरज एक सीधे साधे मध्यम वर्गीय परिवार में बड़ा हुआ था। उसके पिताजी गांव के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन थे और माँ गृहिणी थी। धीरज बड़ा ही आज्ञाकारी और मेहनती लड़का था और इसी वर्ष अच्छे नंबरों से 12वीं बोर्ड एग्जाम में उत्तीर्ण हुआ था। धीरज बेटा, तुम्हारी एडमिशन मैंने शहर के नंबर 1 मॉडर्न कॉलेज में करवाई है।
लेकिन पिताजी वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। मैं किसी दूसरे कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, शिक्षा के मामले में मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। तुम बस अच्छे मार्क्स लाना। धीरज की नई कॉलेज लाइफ शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद धीरज का बर्ताव बदल सा जाता है। वो ज्यादा समय घर से बाहर रहने लगता है। बार बार पिताजी के पास पैसों की डिमांड करने लगता है। घर वालों के साथ भी उसका व्यवहार काफी बदल जाता है। पिताजी मुझे 500 रुपए चाहिए, अर्जेंट। बेटा लेकिन परसों ही तुमने 300 रुपए लिए थे, अब फिर से क्या जरूरत आ पड़ी? पिताजी अच्छे कॉलेज में जाता हूँ तो सब कुछ अच्छा ही चाहिए ना। मेरी सारी शर्ट्स डल हो गई है और एक दोस्त की बर्थडे भी है, वो सेलिब्रेट करनी है। लेकिन बेटा तुम्हारी माँ के कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, पहले ही काफी देर हो चुकी है। अगले महीने सैलरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। आपकी इस मिडिल क्लास लाइफ से तंग आ चुका हूं मैं। काश मैं किसी करोड़पति फैमिली में पैदा हुआ होता। धीरज का ध्यान अपनी पढ़ाई से हट जाता है। दोस्तों के साथ टाइम पास करना, लेक्चर अटेंड ना करना, ये उसका रूटीन बन जाता है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वो दिन ब दिन बेफिक्र होता जाता है। धीरज चल, आज बायोलॉजी का लेक्चर है। आज सर नया चैप्टर सिखाने वाले हैं। नहीं यार, आज मेरा मूड नहीं है। तेरे नोट्स दे दे बाद में। इस प्रकार धीरज का ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल हट गया था। उसका बदला हुआ व्यवहार उसके माता पिता की नजर में आ रहा था। दोनों व्यतीत हो रहे थे और धीरज को कैसे समझाए इस उलझन में फंस गए थे। सुनिए, जरा देखिए ये क्या चीज है। अरे ये तो सिगरेट जलाने वाला लाइटर है। ये तुम्हें कहाँ मिला? धीरज की शर्ट की जेब में, और शर्ट को बदबू भी आ रही है। आजकल घर भी देर से आता है। बहुत दिनों से उसे किताब पढ़ते हुए भी नहीं देखा। मैं उससे कल बात करता हूँ। दूसरे दिन धीरज के पिताजी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन धीरज बेफिक्री से बाहर चला गया। धीरज के पिताजी दुखी होकर पोस्ट ऑफिस निकल पड़े। धीरज बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चालू है? इस बार काफी कम मार्क्स आए हैं तुम्हारे। पिताजी कॉलेज में पढ़ाई करने जाता हूँ मैं, टाइम पास करने नहीं। पेपर स्टफ थे इसीलिए कम मार्क्स आए हैं। क्या हो गया है इस लड़के को? पहले कभी ऐसे जवाब नहीं देता था। उसी दिन शाम को धीरज की बहुत चहेती दादी जी गांव से उनके घर आती है। धीरज के बदले हुए बर्ताव के बारे में धीरज की माँ उन्हें सब बता देती है। तो ये बात है, इसीलिए तुमने मुझे बुलावा भेजा। तुम चिंता ना करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। रात को धीरज जब घर आता है, कोयले की सिगड़ी पे मक्के को सेकती दादी को देख के बहुत खुश हो जाता है। दोनों की गपशप शुरू हो जाती है। तभी दादी एक जलते हुए कोयले को उठा के नीचे मिट्टी में रखती है। कोयला धीरे धीरे बुझता है। दादी, इस कोयले को आपने मिट्टी में क्यों फेंका? सेगड़ी में रहने देती तो और जलता और काम आ जाता। अब तो ये बेकार हो गया। देखो, कोयला फिर से पहले की तरह जल रहा है, बेकार नहीं गया। कुछ समझे? नहीं तो। तुम बिल्कुल इस कोयले के टुकड़े जैसे हो। मतलब? जब तुम अच्छी संगत में थे, मेहनत करते थे, माता पिता का आदर करते थे, तब अच्छे नंबरों से पास होते थे। लेकिन जैसे ये कोयले का टुकड़ा मिट्टी में आके बुझ गया, वैसे ही तुम बुरी संगत में जाके पढ़ाई करना, घर के बड़ों का आदर करना भूल गए। धीरज को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखें भर आती है। वो दादी से माफी मांगता है। दादी, तो क्या अब मैं हमेशा के लिए बेकार हो गया हूँ? बिल्कुल नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है बेटा। जैसे ये कोयले का टुकड़ा एक बार मिट्टी में गिरने से बेकार नहीं हुआ और फिर से इस सिगड़ी में डाला तो धधक कर जल उठा, ठीक उसी तरह फिर से तुम अच्छी संगत में जाके अपने आप को बेकार होने से रोक सकते हो। एक बार गलत संगत में जाके तुम्हारे अच्छे गुण खत्म नहीं हुए हैं।